हेलो ज़िद्दी विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी हाल ही में सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म आया हुआ है और आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो दो तरीके की इन्फॉर्मेशन जो अभी पूछी गई है। पहली कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन और दूसरी सर्विस का प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट्स को चैलेंज आ रहा है। पहले ये इन्फॉर्मेशन जो जानी जाती थी या पूछी जाती थी वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 और 2 के थ्रू सबमिट होता था, ठीक है, जो यूपीएससी डिटेल्स लेता था। और ये डैफ 1 जो है ये प्रीलिम्स के बाद भरना होता था और डैफ 2 जो है आपका मेंस के रिजल्ट्स के बाद भरना होता था, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट अपियरिंग कैंडिडेट्स भरते थे। बट अभी क्या है कि अभी से ही ये डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा। तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस वाइल फिलिंग दिस थिंग बिकॉज सर्विस प्रेफरेंस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले करियर के लिए। अगर इसमें आप गलत भरते हैं और कल को रैंक लग जाती है तो वो एक चैलेंज हो जाता है कि आपको सर्विस वो मिल सकती है जो शायद आप उससे बेहतर डिजर्व करते थे या आपका टेम्परामेंट उससे बेहतर सर्विस के लिए था, ठीक है। तो ये भरना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो ये जो है आपका इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो जनरली आपके डैफ बेस्ड होते हैं और उसमें ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आप देते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज वाइज कि हम इसको सही फॉर्मेट में और सही तरीके से भरें। तो यहाँ पर टोटल जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो टोटल आपको ये 9 कॉलम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से लास्ट वाला जो है हम इसको देखेंगे अभी, ठीक है। अचीवमेंट्स वाला जो ऑर्डर है इसको पूरा का पूरा देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये सर्विस प्रेफरेंस है, मैंने इसके बारे में यहाँ पर बात की है कि क्या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अभी देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। एंड आफ्टर दैट ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो इसको फिल कैसे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको भरने के कई तरीके होते हैं और अगर आप थोड़ा सा सही लैंग्वेज यूज़ करेंगे और फिल सही से करेंगे तो आपका जो आने वाले टाइम पर इंटरव्यू अगर पोटेंशियल है आप में और आप मेहनत कर रहे हैं तो इंटरव्यू देंगे तो उसमें ईजी हो जाता है काफ़ी कुछ, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चों में या एस्पायरेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन है कि किस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए या वो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। तो हम इसको अभी देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से इसको फिल किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्विस प्रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या सर्विस प्रेफरेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। पहला प्रेफरेंस जो है सर्विस में, देखिए ऑर्डर प्रेफरेंस ये सीरियल नंबर है, ठीक है। ये जिस ऑर्डर में आपको फॉर्म में दिया गया है उसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बट ये जो ऑर्डर प्रेफरेंस है ये उस तरीके से है कि क्या ऑर्डर मतलब सर्विसेज के लिए आपको क्या पहले अप्लाई करना चाहिए, प्रायोरिटी किस सर्विस को देनी चाहिए और किसको बाद में रखना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो आईएएस की होगी सर्विस प्रेफरेंस में, क्योंकि इससे बेहतर कोई भी सर्विस नहीं है एज फार एज योर करियर ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज कंसर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अराउंड 55 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें से 50 आर अल्टीमेटली हेडेड बाई आईएएस, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो उसमें सेक्रेटरीज आईएएस कई बार नहीं बनते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। बट इसके सिवा बाकी के जो अराउंड 49-50 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो सेक्रेटरीज होते हैं यानी कि हेड ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स तो वो जनरली आईएएस हेड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाकी सर्विसेज के कंपैरिजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को सर्व करने के लिए। फर्दर इसमें टाइम बाउंड प्रमोशन होता है तो इसकी वजह से भी आप अंडर सेक्रेटरी जहाँ से स्टार्ट करते हैं आप सर्विसेज को टू सेक्रेटरी लेवल वो जल्दी पहुँचने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो है आपका उसमें आईएफएस फॉरेन सर्विस या आईपीएस, आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं, ठीक है। आईएफएस की अगर मैं बात करूं तो ठीक है इसमें मल्टीपल एवेन्यूज़ होते हैं काम के, लेकिन आईएएस जितने नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है कि आप भाई फॉरेन अफेयर्स में आपको इंटरेस्ट है, आप कंट्री के बाहर इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं उसको शेप करने में मदद करना चाहते हैं, अपना करियर एज ए डिप्लोमेट आप देखते हैं तो आप इसको सेकंड प्रेफरेंस रख सकते हैं। अदरवाइज सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस भी हो सकता है। तो ये जो है आईपीएस आईएफएस में हमेशा चलता रहेगा कि इधर दिस कुड बी द सेकंड और दिस कुड बी द सेकंड। बट आईएफएस को किसी भी सूरत में सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस के नीचे मत रखिएगा। रीज़न क्या है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो उस समय उस पैनल में हो सकता है कोई ना कोई इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर हो, ठीक है, एज ए पैनल मेंबर। तो अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा पीछे रखते हैं तो दे माइट आस्क यू कि क्या रीज़न है कि इतनी अच्छी सर्विस को आप यहाँ पर सेकेंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस की बजाय पीछे की सेंट्रल सर्विसेज के साथ में रख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स प्रेफरेंस इसको मत बनाइएगा। दिस माइट दे माइट क्वेश्चन यू, है ना, और वहाँ पर डिफेंड
डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है। जनरली आपकी अगर रैंक बहुत अच्छी नहीं है, पीछे की है, और आपने इसको थर्ड प्रेफरेंस बनाया आईएफएस को, तो एनी डे आपको वो आईएफएस नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं आईएफएस की, और जो शुरुआत में ही लोग भरते हैं जनरली उनको ही एलोकेट हो जाती है। तो यू नीड नॉट फेयर अबाउट इट कि अगर आप थर्ड प्रेफरेंस रखते हो और कल को मिल गया, तो ऐसा जनरली नहीं होता है, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। फिर आईपीएस की बात करते हैं, इसमें भी प्रोमोशनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं अच्छे होते हैं टिल आईजी लेवल, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद जो है थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाता है। और जनरली जैसे कि हर एक स्टेट में सिर्फ एक ही डीजीपी होता है लॉ एंड ऑर्डर का, और एडीजीज आर मल्टीपल, बट एट द सेम टाइम आईएएस के कंपैरिजन जो है उतने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ नहीं है। इट इज समथिंग यूनिलेटरल इन इट्स प्रोफाइल, बट एट द सेम टाइम आई मस्ट नॉट से दिस कि यूनिलेटरल सिर्फ ये एनफोर्समेंट में है, बट इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, नारकोटिक्स से लेके आपको बहुत सारे अदर पोर्टफोलियोज हैंडल करने को मिलेंगे। तो यू शुड नॉट थिंक कि इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम जब हम इससे कंपेयर करते हैं आईएएस से तो थोड़ा सा रहता है। तो VAS आप इसको थर्ड प्रेफरेंस रख सकते हैं, सेकंड रख सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल चॉइस की बात है, इसको पहला भी रखा जा सकता है गिवन कि आपका पर्सनालिटी या आप उस तरीके का टेम्परामेंट रखते हैं। फर्दर इसमें एक क्वेश्चन आता है हमेशा बच्चों का, तो वो ये होता है कि अगर मेडिकली अनफिट हैं तो उस सूरत में क्या करें, ठीक है। अगर आप मेडिकली अनफिट होते हैं, जनरली जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है ये आपके अगले दिन होता है इंटरव्यू के, आपने आज इंटरव्यू दिया है तो कल आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो अगर उसमें आप अनफिट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उस जो नेक्स्ट प्रेफरेंस आप देंगे वो सर्विस एलोकेट हो जाएगी। तो यू शुड नॉट वरी कि आप मेडिकली इसमें अनफिट हो सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी आप कद काठी जो है उतनी फिट नहीं हो रही, या उनकी आंखों का जो नंबर है यानी कि देयर आई साइट, ठीक है, तो वो वीक है, उसकी वजह से कई बार वो लोग सोचते हैं कि इसको नहीं भरते हैं। आप इसको बिल्कुल फिल करिए। अगर आप मेडिकली अनफिट वहां पर लगते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सर्विस तो आपको पीछे की सर्विस मिल जाएगी, बट यू शुड नॉट डिसाइडेड, है ना, लेट द पैनल देयर मेडिकल बोर्ड डिसाइडेड, ठीक है। आप खुद से ये चॉइस मत रखिए, और यू शुड ऑलवेज कीप एन ऑप्शंस अवेलेबल, है ना। तो आप इसको थर्ड रख सकते हैं। फोर्थ पे यू कैन गो फॉर IRS सर्विसेज, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और उसमें भी कस्टम्स एंड GST का आजकल पोर्टफोलियो अच्छा है, तो इसको फोर्थ आप रख सकते हैं। इसमें ऑप्शंस ज़्यादा है आपके पास काम करने के लिए, और पावर जो है, पावर एक्सरसाइज करना जो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में की जाती है, तो उसमें इसके एवेन्यूज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे अच्छे से असिस्ट और सर्व कर पाएंगे कंपेयर टू IRS IT इनकम टैक्स, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फेसलेस असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से IRS IT के जो ऑफिसर्स हैं तो उनका कहीं ना कहीं जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता था, यानी कि जहाँ पे वो काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गया, ठीक है। अभी उनको क्या है कि अगर दिल्ली में बैठा कोई ऑफिसर है तो हो सकता है उनके पास चेन्नई का कोई केस आ जाए या बॉम्बे का केस आ जाए, ठीक है, तो वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हट गया है उनके काम में, और वर्कलोड भी काम का चूंकि पेपर वर्क होता है इसमें, तो वो भी कॉन्टिन्यूस वैसे ही बना हुआ है। तो इन दैट केस पहले IRS IT को लोग पहले आगे की प्रेफरेंस रखते थे कंपेयर टू कस्टम्स एंड GST, बट अभी क्या है कि फोर्थ प्रेफरेंस आपकी IRS कस्टम्स एंड GST होनी चाहिए, फिफ्थ IRS IT। फिर इसके बाद की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं सिक्स्थ प्रेफरेंस किसको रखते हैं। तो सिक्स्थ में हम जा सकते हैं यहाँ पर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, बहुत ही डिसेंट सर्विसेज हैं। हमेशा एक अच्छी जो शहर होते हैं मेट्रोपॉलिटन या Tier 1 Tier 2 सिटीज़, वहाँ पर ही पोस्टिंग होती है, और पीसफुल सर्विस है, ठीक है। तो आप लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इन्जॉय करते हैं यहाँ पर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज को, तो इसको सिक्स्थ प्रेफरेंस आप रख सकते हैं। फिर सेवन्थ की बात करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा पर्सनल चॉइस फिर से स्टार्ट हो जाता है कि किसको रखना चाहिए ऊपर। मेरे पर्सनल ओपिनियन में डिफेंस स्टेट्स जो है इट कैन बी देयर, और एज वेल एज रेलवे ट्रैफिक, ठीक है। रेलवे ट्रैफिक अभी वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसको बीच में रुका गया था, और IRMS सर्विसेज खाली होती थी। ट्रैफिक, रेलवे पर्सनल, रेलवे अकाउंट्स, ये जो बाइफर्केशन है इस बार वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया है कुछ सालों बाद। तो ये रेलवे ट्रैफिक भी सेवन्थ हो सकता है, डिफेंस स्टेट्स भी। डिफेंस स्टेट्स वैसा होता है कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, अराउंड 60-62 कैंटोनमेंट बोर्ड से कंट्री के अंदर, उसमें जो उनका जो DC का काम करता है या DM का काम करता है, ठीक है, मतलब उस कैंटोनमेंट बोर्ड के मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है और सुपरविजन की जो जिम्मेदारी वो डिफेंस स्टेट्स वालों की होती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलता है, पीसफुल जॉब है ये भी, और अच्छा खासा आपको एवेन्यूज़ मिलते हैं खुद को एक्सप्लोर करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो ये सेवन्थ प्रेफरेंस हो सकता है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस एट द सेम टाइम इसमें एक चैलेंज ये है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड हिंटेड दैट दिस सर्विस माइट बी डिसॉल्व्ड,
और जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं दे माइट बी मर्ज्ड विद नियर बाई म्यूनिसिपैलिटीज़। तो अगर ऐसा होता है तो ये शायद इस जॉब प्रोफाइल के लिए चैलेंजेस होंगे, बट एट द सेम टाइम अभी अगर ऑप्शन दिया गया है तो यानी कि अभी इमीडिएट ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो हम खाली अजम्पशंस के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इसको हम पीछे रखें। तो डिफेंस स्टेट्स यू कैन स्टिल होप कि आप इसको 7th प्रेफरेंस या 8th प्रेफरेंस अपनी रख सकते हैं, और अगर कल को डिसॉल्व होती भी है तो यू विल डेफिनेटली गेट अ डिफरेंट पोर्टफोलियो ऑफ वर्क, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब पे कोई दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आपका काम का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, पोर्टफोलियो बदलेगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट 7th प्रेफरेंस को मैंने फिलहाल यहाँ सजेस्ट किया है। इट इज़ योर कॉल कि इसको 7th रखना है या थोड़ा सा और पीछे ले जाना है। 8th पे हम इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का ट्रैफिक वाला जो है ये सर्विसेज को रखेंगे, लेकिन ये थोड़ी डिमांडिंग जॉब होती है तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें जो नेचर ऑफ वर्क है वो थोड़ा सा आपसे कमिटमेंट ज़्यादा मांगता है, ठीक है, क्योंकि रेलवेज देखिए लगातार चलती हैं, 24/7 चलती हैं। तो आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि रेलवेज की जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यू नीड टू बी कमिटेड थ्रू आउट। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंज, गर्ल्स के लिए चैलेंजफुल हो जाता है कई बार, बट एट द सेम टाइम दे कैन सर्व इन इक्वल कैपेसिटी। तो ये फर्दर मेरा काम है आपको एनलाइटन करना, और बाकी इट इज़ योर चॉइस राइट नाउ कि आप इसके साथ बढ़ना चाहते हैं या नहीं एज ए प्रेफरेंस एट नंबर 8, ठीक है। रेलवे ट्रैफिक के बाद जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पर 9th, तो सिविल अकाउंट जो है बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। आप अगर ये ट्रैफिक के बाद जाते हैं तो सिविल अकाउंट्स आप भरिए 9th एज ए योर प्रेफरेंस, क्योंकि गवर्नमेंट बजट का 90% जो होता है वो सिविल अकाउंट्स ऑफिसर्स ही हैंडल करते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग है वो सारा का सारा जो जिम्मेदारी है उसका, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग का, फिनेंशियल रिपोर्टिंग का, टैक्स कलेक्शन सिस्टम को असिस्ट करने का, तो वो सारा का सारा सिविल अकाउंट्स ऑफिसर्स देखते हैं। तो इसको 9th प्रेफरेंस रख सकते हैं हम लोग। इसके बाद 10th प्रेफरेंस पे रेलवे अकाउंट्स आ जाएगा आपका। 11th की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिफेंस अकाउंट्स होगा। दिस इज़ योर डिफेंस अकाउंट्स, तो ये आपका यहाँ पर डिफेंस अकाउंट, दिस इज़ योर 11th, दिस कुड बी योर 11th प्रेफरेंस, जैसे कि 9th में सिविल अकाउंट्स, फिर रेलवे अकाउंट्स और उसके बाद डिफेंस अकाउंट्स। तो यानी कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लोग क्या क्या करेंगे। सिविल अकाउंट्स मतलब गवर्नमेंट के फिनेंसेस को आप मैनेज करने में हेल्प करेंगे, फिर रेलवे अकाउंट्स में आप रेलवे के जो फिनेंसेस हैं उसको मैनेज करने में हेल्प करेंगे, फिर डिफेंस अकाउंट्स में डिफेंस सेक्टर का। फिर इसके बाद अगर मैं 12th की बात करता हूँ तो रेलवे पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, ये 12th पे आप रेलवे पर्सनल को भर सकते हैं यहाँ पर। और वाई दिस कुड बी बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब एज वेल, बट यहाँ पर आपको चूंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है रेलवेज़ के और रेलवे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का काम करना है, तो योर जॉब विल बी नैरोड डाउन टू द रेलवेज इंडस्ट्री, ठीक है। रेलवेज जो आपका मिनिस्ट्री है वहाँ पर आप थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है। ये रीज़न है कि रेलवे पर्सनल को मैंने यहाँ पर 12th प्रेफरेंस रखा है बिहाइंड अकाउंट्स वाला सेक्शन, ठीक है। और 12th के बाद अगर मैं बात करूँ तो 13th प्रेफरेंस कुड बी योर ITS, ठीक है। ये जो है इंडियन ट्रेड सर्विसेज, ये 13th हो सकता है। एवेन्यूज़ अच्छे होते हैं यहाँ पर, जो कंट्री का ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है, उसको आपको इजाफा करने में कैसे उसको बढ़ाया जाए उस पर आप काम करते हैं। 13th के बाद आपका कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज होना चाहिए, दिस कुड बी योर 14th प्रेफरेंस, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ। तो इसको आप जो है 14th रख सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में जो कॉर्पोरेट्स के लिए ओवरऑल इंडिया में जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो वो कॉर्पोरेट्स और इसका काम कैसे आगे बढ़े उस पर पॉलिसी मेजर्स जो होते हैं, जो लॉ क्रिएट किए जाते हैं, तो उसमें ये लोग असिस्ट करते हैं, ठीक है। 14th के बाद 15th प्रेफरेंस जो है आपका, ये आप देखिए यहाँ पर डैनिक्स, जो कि ग्रुप बी सर्विसेज यहाँ पर वैसे सर्विसेज दी गई हैं, ये डैनिक्स और डैनिप्स, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लाइफ ये बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, ठीक है। पहली चीज़ इसमें क्या है कि आपको जो है 15 to 18 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद आपको IAS में प्रोन्नति हो जाती है, यू गेट प्रोमोटेड टू IAS फ्रॉम डैनिक्स एंड डैनिप सर्विसेज। आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ योर सर्विस यू गेट कन्फर्ड विद द IAS टैग। फर्दर अगर आप नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न बेल्ट के हैं, जैसे कि आप यूपी में रिसाइड करते हैं, दिल्ली के डोमिसाइल है आपका, राजस्थान का है, हरियाणा का है, तो आप हमेशा डैनिक सर्विसेज में दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, प्राइमरली दिल्ली में रहते हैं 2/3 ऑफ योर टाइम। लाइक अगर 30 साल की सर्विस है तो 20 साल आपको दिल्ली में रहना होगा और लगभग 10 साल के अराउंड जो है डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में आपको सर्व करना होगा। तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डैनिक्स और डैनिप्स को जो है 15th और 16th प्रेफरेंस रखा जा सकता है, क्योंकि पहली चीज़ कि इसमें आपका
प्रमोशन हो जाएगा एक टाइम के बाद IAS में, दूसरा आप अपने घर के पास रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लोग अपने कल्चर को, अपने लोगों को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो डैनिक्स और डैनिक्स में वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लस एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल जो होता है डैनिक्स का वो रहेगा, क्योंकि आप SDM जैसे बन के यहाँ पर आएंगे तो वो थ्रू आउट आप रहेंगे, काफ़ी लंबे अरसे तक रहेंगे, बट आपको काम करने के एवेन्यूज़ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करने का, उसके थ्रू सर्व करने का मौका मिलेगा। तो दिस कुड बी योर प्रेफरेंस। सिमिलरली जैसे ये पॉन्डिक्स और पॉन्डिप्स है, जनरली इसको बहुत लास्ट की सर्विस रखा जाता है प्रेफरेंस ऑर्डर में, बट जो लोग तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, दे माइट रिप्लेस इट विद डैनिक्स और डैनिक्स की पोजीशनिंग से, ठीक है। यानी कि वो पॉन्डिक्स को और पॉन्डिप्स को फिर 15th और 16th रख सकते हैं, और उनके लिए डैनिक्स और डैनिप्स जो है दैट कुड गो टू 22nd एंड 23rd, ठीक है। तो आप साउथ के हैं तो उसमें आपको पौंडीचेरी में सर्व करने को मिलेगा, तो यू विल फाइंड ए सिमिलर कल्चर एज यू ऑलरेडी हैव, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। फिर 15th-16th के बाद हम बात करते हैं आगे, तो 17th, तो 17th हमारा ऑर्डर में क्या है, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हो गई आपकी। 18th पे आप पोस्टल भर सकते हैं। 19th पे आप इंडियन पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, अकाउंट्स एंड फिनेंस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज अच्छी हैं, बट इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भर सकते हैं। सब में ही अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, सब में ही अच्छा काम करने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली जो अभी तक हमने सर्विसेज से डिस्कस किया है उसके कंपैरिजन इसमें काम के अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा कम रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये अपने में तीनों सिमिलर रखती हैं प्रोफाइल, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं 19th के बाद 20th सर्विसेज, रेलवे प्रोडक्शन। रेलवे प्रोडक्शन में जैसे रेलवे प्रोडक्शन फोर्स आपने सुना होगा, जो रेलवे की पुलिस होती है तो उनकी जो फोर्सेज होती है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी इसमें IRPS रेलवे प्रोडक्शन का होता है, ठीक है। तो इसको आप 20th पे रख सकते हैं। देन 21st वुड बी आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, ठीक है, तो ये 21st हो जाएगा। 22nd इज पॉन्डिक्स एंड 23rd इज पॉन्डिप्स, तो ये पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, ठीक है, ये पुलिस सर्विसेज और ये सिविल सर्विसेज पौंडीचेरी की। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आप रख सकते हैं, और ये ऑर्डर आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। 1 2 3 4 बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है इनका जॉब क्या होने वाला है, तो फिर इसके ऑर्डर में आप फॉलो कर सकते हैं एक बार को, ठीक है। फर्दर हम बढ़ते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ। तो पहला क्या है यहाँ पर सेक्शन, प्राइज, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो प्राइजेज में आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, जो भी आपने किया है लाइफ में अपनी, तो उसको ही यहाँ पर जो ट्रूथफुली आपको लिखना है, बट एट द सेम टाइम उसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो जनरली आप एक ऑर्डर ये फॉलो कर सकते हैं कि भाई अगर स्कॉलरशिप्स आपको कभी मिली है, ठीक है, तो आप ये इस टर्म्स में लिखिए कि रिसीव्ड स्कॉलरशिप्स कौन सी मिली है, उस स्कॉलरशिप का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किए हैं, जैसे इंस्पायर स्कॉलरशिप होती है, अगर ये मिली है तो ये लिख सकते हैं आप, अदरवाइज NTSC स्कॉलरशिप है, या किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो ऐसी कोई भी स्कॉलरशिप आपने रिसीव की है तो यू कैन मेंशन दैट। फर्दर उसके बाद आप कॉमा लगाइए, सेकंड नंबर डालिए, और उसके बाद फिर अगर कुछ और आपको ऐसा प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप मिला है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समबडी वन फर्स्ट प्राइज इन बेस्ट डिबेटर कंपटीशन इन इंटर स्कूल डिबेट इवेंट, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है कि भाई, और इसमें डिबेटर जैसे है, हो सकता है इसमें पेंटिंग में कुछ मिला हो आपको, हो सकता है सिंगिंग में मिला हो, तो ये इस तरीके से कि फर्स्ट प्राइज आपको किसी चीज़ में मिला तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। मतलब जो तरीका है, मेरा फोकस उस पर है कि फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो यही चीज़ एज इट इज़ उठ के आपके पैनल बोर्ड के पास जाती है, ठीक है। और जो पैनल होता है तो वो पैनल आपका इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछता है। आपको डिबेटर अगर पूछ लिया तो वो हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि आप डिबेट करते रहे हैं तो यू मस्ट हैव बीन ए गुड ओरेटर, है ना, आप ओरेटर अच्छे हैं, तो हाउ कैन यू यूज दिस इन ए कॉम्युनल रायट सिचुएशन, सपोज यू आर ए SSP देयर, ठीक है, SSP या SP हैं आप, तो अगर कॉम्युनल रायट जैसे कोई सिचुएशन होता है तो आपकी क्या ये ओरेटरी स्किल्स किस तरीके से यूज कर पाएंगे आप, तो ऐसे क्वेश्चंस दे कैन पुट इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो आपको डिफेंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको सही तरीके से यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। Third thing could be you could have won like best student trophy for 10/10 CGPA in 10th class, 12th class और कॉलेज, कभी भी ऐसा हो सकता है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको कोई कमेंडेशन लेटर मिला है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये होगा, रिसीव्ड स्पेशल कमेंडेशन लेटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस फ्रॉम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज रहा है तो उसके बारे में।
फिर आपने पहला प्राइज़ जीता किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए, तो अगेन आप ये जैसे कॉलेज लेवल पे, ये तो स्कूल लेवल पे हो गया, ये कॉलेज लेवल पे, तो आप वो लिख सकते हैं कि वन फर्स्ट प्राइज़ फॉर इनोवेटिव बिजनेस आइडिया इन ईजल कॉम्पिटिशन आई एम कोलकाता का, ठीक है, तो वो हो गया। फिर आपने कोई जर्नल या पेपर पब्लिश किया हुआ है तो आप वो लिख सकते हैं कि पब्लिश्ड पेपर ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, ये टॉपिक का नाम यहाँ पे इन दिस मैगजीन, तो ऐसा करके आप मेंशन कर सकते हैं। तो दिस शुड बी योर ऑर्डर हेयर। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एनसीसी की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भी आपने क्या गेम्स खेले हुए हैं, स्पोर्ट्स खेले हैं, उसका मेंशन करते हो। तो जैसे कि ये है कि भाई आपने कभी अगर कोई प्राइज़ जीता है किसी कंपटीशन में, तो यू कैन राइट इट लाइक कि अवॉर्डेड 3rd पोजीशन और 1/3 पोजीशन इन इंटर कॉलेजिएट बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई कॉलेज के टाइम पे बास्केटबॉल खेलते थे, उसमें 3rd पोजीशन मिली। फिर या फिर कभी कोई और मेडल आपने जीता तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट रेस ड्यूरिंग एनुअल स्कूल फेस्ट। अब ये स्प्रिंट रेस की जगह पे फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, टेबल टेनिस, कुछ भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई आपने क्या किया हुआ है, तो उसके माध्यम से आपने क्या पाया। तो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ खाली, ठीक है। हो आप मतलब बहुत डाइवर्सिटी कंट्री में बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, तो इट माइट बी डिफरेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट एस्पायरेंट्स। तो आप लोगों ने बहुत सारा काम किया होगा और उसमें से जो भी रेलेवेंट हो, ठीक है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, बट एट द सेम टाइम जिसको आप डिफेंड कर सको, क्योंकि 100 मीटर स्प्रिंट की बात है तो आप लिख तो दोगे, लेकिन कल को क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है, कि भाई हुसैन बोल्ट की 5 क्वालिटीज़ आप बता दीजिए, या फिर अभी का जो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 है वो कौन है, फिर इंडिया वाले क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं ओलंपिक्स में या वर्ल्ड लेवल पे एज फार एज दिस रेसेस आर कंसर्न, है ना, स्प्रिंट रेस या मैराथन रेस। अफ्रीका से बहुत सारे लोग मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वहाँ से बहुत सारे लोग क्यों जीतते हैं, बाकी कॉन्टिनेंट से क्यों नहीं जीते। तो क्वेश्चंस कुड बी मैनी फोल्ड, ठीक है, वो कैसे भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको डिफेंड करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे, तो इट इज़ बेटर, इट इज़ वाइज कि सोच समझ कर चीज़ें लिखी जाएँ, ठीक है, और प्रॉपर ऑर्डर में लिखी जाएँ। 3rd, आपने एनसीसी किया है, सर्टिफिकेट ए है या बी है या सी है, अगर कभी आपको कुछ ऐसा मिला है तो आप उसको मेंशन करिए। फिर आप स्टेट या नेशनल प्लेयर रहे हैं किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल इस नेशनल प्लेयर एयर पिस्टल शूटिंग, है ना, ऐसा करके कुछ भी आप अगर किए हुए हैं काम, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। आपने कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स परसू किया है तो यू शुड मेंशन इट हेयर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इजाफा करता है कि भाई ठीक है आपके मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, ठीक है, तो वो आपको मतलब एक अच्छा कैंडिडेट की तरह पेश करता है, तो यू शुड मेंशन इट। फिर आपने कभी अगर जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम में कोई काम किया हुआ है, यू टॉट अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, यू सपोर्टेड सीनियर सिटीजन्स, यू हेल्प्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो अगर मतलब ऐसा कुछ भी काम किया है थ्रू नेशनल सर्विस स्कीम, तो वो भी इस कॉलम में आप लिख सकते हैं। फर्दर पोजीशन और डिस्टिंक्शन लीडरशिप दैट यू हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि हेड गर्ल या हेड बॉय होते हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। हाँ, मॉनिटर को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में मॉनिटर होते हैं, तो वो एज सच ठीक है, मतलब वो उतना यहाँ पर इतना रेलिवेंट नहीं है उसको लिखना, बट हेड गर्ल और हेड बॉय इज समथिंग दैट इज अ पोजीशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप एट स्कूल लेवल, ठीक है, तो ये आप मेंशन करिए, मॉनिटर को अवॉइड करिएगा। इसके सिवा कुछ और आपने अगर किया होगा या होल्ड की होगी पोजीशन, तो यू कैन मेंशन दैट। फर्दर जैसे कि हाउस कैप्टन्स होते हैं स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में जैसे ये सुविधा होती है, बहुत पूरे के पूरे बैचेस को जो डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट हाउसेज में, तो अगर उसमें आपने किसी कैपेबिलिटी में सर्व किया है, यू कैन मेंशन दैट। अगर आप कभी जैसे कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में किसी क्लब या चैप्टर के सेक्रेटरी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, मार्केटिंग हेड रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको डेजिग्नेशन मिला है, तो यू कैन मेंशन इट, ठीक है, कि सेक्रेटरी इन IEI चैप्टर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और सेक्रेटरी इन एनर्जी क्लब ऑफ दिस कॉलेज, या जो भी ऐसा रहा है। तो ये तरीका है लिखने का, ठीक है। ये स्लैश जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो स्लैश मैंने लगाए हुए हैं, तो ये इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक पोजीशन जो आपने होल्ड की हो, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये जो स्लैश है कि यार या तो आप किसी चैप्टर में हो या एनर्जी क्लब या कोई और क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, कुछ भी हो सकता है, तो ये मतलब एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, इसमें से जो आपने सर्व किया है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। फिर चौथे पे हो सकता है आप स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट यूनियन काउंसिल के मेंबर रहे हो या प्रेसिडेंट रहे हो या सेक्रेटरी रहे हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हो, तो यू कुड बी लाइक ऑर्गेनाइजर और चीफ ऑर्गेनाइजर,
ऑफ पर्टिकुलर फेस्ट एट दिस यूनिवर्सिटी, किस ईयर में, वो आपने लिख दिया। या फिर आप कुछ कल्चरल हेड रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है, कि कल्चरल कंटिजेंट हेड एट अ पर्टिकुलर फेस्ट, वो आप मेंशन कर सकते हैं। कन्वीनर रहे हो किसी चीज़ के, दीज आर द टर्म्स, ठीक है। ये टर्म्स आप जनरली, जैसे एस्पायरेंट होता है भाई, पहली बार भर रहे हो आप लोग फॉर्म, कुछ वेटरन होंगे, लेकिन बाकी लोग जैसे पहली बार भरेंगे तो उनको नहीं आइडिया होगा कि कैसे लिखना चाहिए। तो दीज आर द टर्म्स दैट यू कैन यूज, है ना, इन ऑर्डर टू शो योर पोजिशन दैट यू हेल्ड एज ए लीडरशिप कैपेसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आप टीम लीड रहे हैं, कभी ऑफिस में कहीं पहले काम किए हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। लास्टली, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जनरली ये वाला जो सेगमेंट होता है आपका, तो ये सेगमेंट में आपको हॉबीज़ प्राइमरली लिखनी होती है, ठीक है, और वो भी बहुत ही कट शॉर्ट मैनर में लिखना होता है। यहाँ पर कोई पैराग्राफिकल राइटिंग नहीं चलेगी, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं चलेंगे, ठीक है। लॉन्ग सेंटेंसेस मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है, एसेंशियली नहीं होने चाहिए। आप एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्रीज देखने के शौकीन हैं, किस तरीके की देखते हैं, ठीक है। यू माइट बी वॉचिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज, एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट्रीज, टूरिज्म डॉक्यूमेंट्रीज, तो मतलब कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है नेशनल जियोग्राफिक देखना पसंद है, डिस्कवरी देखना पसंद है, यू कैन क्लियरली मेंशन कि किस तरीके के एपिसोड्स आप देखना पसंद करते हैं। तो दैट कुड बी वन प्रेफरेंस दैट यू कैन शो कि इट इज़ योर हॉबी। भाई हॉबीज़ इंसान जो है रिलैक्स करने के लिए करता है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ का, ठीक है। एक बार मुझे जानकारी हुई थी, एक लबासना के डायरेक्टर ने बोला था ये चीज़ के लिए कि हॉबीज़, किसी ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि हॉबीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है सर, मतलब ये हर इंटरव्यू में जो पूछी जाती हैं, तो ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है इनका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज कि जब आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, तो मैनी टाइम्स देयर इज़ नो फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली आपके साथ में नहीं होती है, और ऐसे एवेन्यूज़ भी नहीं होते हैं जहाँ पर आप खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकें। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब हो जाती है कई बार, तो इस टाइम पर इसी के लिए ये हॉबीज़ पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपकी हॉबीज़ होंगी तो डेफिनेटली यू कैन डी स्ट्रेस योर सेल्फ, ठीक है। आप अपनी जॉब से खुद को डी स्ट्रेस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो हॉबीज़ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, ठीक है, मेंटल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। तो इसके लिए ये जानना चाहता है यूपीएससी, इसलिए जानना चाहता है कि जब आपको पोस्टिंग्स मिलेंगी, जॉब प्रोफाइल आपका कई बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए यू नीड टू बी फोर्स इन योर सेल्फ, है ना, वन मैन आर्मी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। तो वो वन मैन आर्मी वाली जो बात है वो कई बार लागू हो जाती है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है जॉब का नेचर। तो अगर आपकी हॉबीज़ हैं, आप कुछ करना पसंद करते हैं, तो आप अपने आप को रिलैक्स रख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी हो जिसको वो परसू करे रूटीनली, ठीक है। मतलब हॉबी का मतलब ही वही होता है कि रेगुलरली आप उसको परसू करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया भाई, ठीक है। मतलब ये कुछ मैंने मेंशन किए, इनमें से 2 ही लिखिएगा, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ज़्यादा लिखने से बहुत नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब इसमें से आएंगे, वो अगर वो इसकी डेप्थ में जाएंगे, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे भाई। वो लोग 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड मेंबर्स होंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, और उनका भी अनुभव जो है, यू मस्ट नॉट चैलेंज इट, ठीक है। अगर आपने अभी 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में काफ़ी कुछ लाइफ में देखा है, तो उन्होंने 60 में डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा देखा है, ठीक है। तो वो चैलेंज हमें नहीं करना है, तो इसलिए इतनी चीज़ें नहीं लिख देनी है कि जो हम डिफेंड ना कर सकें। ये नहीं कि मतलब हमने कभी कुछ किया है तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर दें, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जो ट्रूथफुली फॉलो करते हैं उसको जेन्युइन तरीके से राइटफुल मैनर में लिखिए यहाँ पर, ठीक है। आप डांस करने का पसंद करते हैं, तो हो सकता है क्लासिकल डांसिंग हो सकता है हिप हॉप डांसिंग हो, या सालसा डांसिंग हो, तो जिस तरीके का भी करते हैं तो आप वो डांस का प्रॉपर तरीका लिखिए, परफॉर्मिंग क्लासिकल डांस, ठीक है। डिबेट करते हैं, इंग्लिश डिबेटिंग, हिंदी डिबेटिंग, कैसी भी डिबेट हो सकती है, एलोक्यूशन हो सकता है, वो आप लिखिए। फिर अगर आप कोई गेम खेलते हैं, तो खेलते हैं कि देखते हैं, इस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप खेलते हैं तो प्लेइंग बास्केटबॉल, या हो सकता है फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, टेबल टेनिस, तो वो आप मेंशन करिए। एटसेट्रा सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि देयर इज़ एवेन्यू, कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो कोई भी आप खेल रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी एस्पायरेंट से बात कर रहा हूँ, तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है ना, कि कोई टेबल टेनिस खेलता होगा, कोई फुटबॉल खेलता होगा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ लिखना एक ही है, मैक्सिमम 2 स्पोर्ट्स, ठीक है। ये नहीं कि आप मतलब 5-6 चीज़ें खेलते हैं तो आप सब लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि आप एक्सेल सब में नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस कल को पूछे जाएंगे तो आप 1 या 2 लिखेंगे तो ही आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वॉचिंग की भी बात होगी, तो वॉचिंग में भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ही लिखिए, क्योंकि दे माइट बी हैविंग ए नॉलेज, बोल्ड मेंबर्स को नॉलेज होगी कि भाई हो सकता है वो भी फुटबॉल देखते हो, है ना। तो वो अगर इन डेप्थ चले गए उसमें पूछने में तो यू शुड बी एबल टू डिफेंड इट। अगेन ये वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इस पूरे उसमें से, और ये आपका जेन्युइन पर्सनालिटी ट्रेट जानने में मदद करता है बोल्ड को, ठीक है, कि आप एक्चुअली जो लिखते हैं, जो कह रहे हैं, उसको परसू करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो आपके कैरेक्टर को जज करने में ये वाला सेक्शन मदद करता है उन्हें, इसलिए इसको हमें बहुत सोच समझ कर भरना चाहिए। फिर जॉगिंग कुड बी अ गुड हॉबी, स्विमिंग कुड बी अ गुड हॉबी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कुड बी अ हॉबी, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर सोलो ट्रैवलिंग कुड बी अ हॉबी, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। फिर मधुबनी पेंटिंग हो सकता है, बहुत सारे लोग पेंटिंग करना पसंद करते हो, पत्ता चित्रा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग या वर्ली पेंटिंग, या चारकोल ड्राइंग आपको पसंद है, स्केचिंग पसंद है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी करते हैं तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, दीज आर द टर्म्स, ठीक है। मतलब ये सीधे सीधे 2 या 3 शब्दों में ही लिखना है, लंबा लंबी चीज़ें नहीं लिखनी है, बहुत फिर से क्लियरली बोल रहा हूँ। फिर गाने सुनना पसंद है तो क्लियरली लिखिए कि किस तरीके के सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स या सूफ़ी सॉन्ग्स या गज़ल्स, तो वो क्लियर कट होना चाहिए ताकि उनका एम्बिट क्लियर रहे कि भाई ठीक है ये सूफ़ी सुनता है, तो इससे सूफ़ी वाले डोमेन में, सूफ़ी जॉनर में ही क्वेश्चंस पूछे जाएं। फिर अगर मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लिखिए कि कौन से थीम की मूवीज़ हैं, वॉचिंग वॉर थीम बेस्ड मूवीज़, कोरियन ड्रामास पसंद है, अमेरिकन सोप ऑपरास पसंद है, तो जैसा भी पसंद है आपको तो वो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन करिए ताकि वो क्लियर कट क्वेश्चन पूछें और आप क्लियर कट प्रिपेयर करके उसके आंसर्स दे सकें सही सही, ठीक है। दैट विल बी बीइंग ट्रूथफुल टू योर कैरेक्टर और ए पर्सनैलिटी, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो इसमें से आप चुन सकते हैं, और चुनना तो तभी होगा जब आप इसको परसू करते होंगे, अदरवाइज आप और कुछ करते हैं तो उसको भी ऐसे ही शॉर्ट में लिखिएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर ये नंबरिंग जो है इसको आप फॉलो करिए थोड़ा सा, ये एक ऑर्डर लाती है। फिर फाइनली अगर मैं एंड की तरफ बढ़ता हूँ तो फॉर्म जो आपने भरा था उसमें आपने जो अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ भरना है वो 10th की मार्कशीट वाला ही भरना है, ये बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। ये नहीं कि रैंडम कुछ भी भर दें, 10th क्लास वाला ही भरिएगा। इन केस आपने नाम बाद में चेंज किया है कुछ भी, उसमें ये भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप ओपन करेंगे अपना लॉगिन करने के बाद तो जो बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, तो उसमें वो भी जब OTR में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तभी वो पूछ लेता है आपसे, ठीक है, कि अगर आपने कोई नाम चेंज किया है तो जो बाद में चेंज्ड नाम है उसका भी ऑप्शन है, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ 10th स्टैंडर्ड वाला ही मेंशन करना है। चलते हैं इसी के साथ आगे, और ये देखिए एक जो क्वेश्चन है लोगों का या पेरेंट्स का कि भाई हम फॉर्म में कोई बदलाव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये नोटिफिकेशन में आपके B.3 के नोट में दिया गया है, ठीक है, कि 15 दिन का जो है वो टाइम मिलेगा आप लोगों को जब आपके मेंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद लगभग 15 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप कुछ चीज़ें वापस से भर पाएंगे, ठीक है, कुछ चीज़ों में वापस से एडिट कर पाएंगे, जैसे कि करस्पॉन्डेंस और परमानेंट पोस्टल एड्रेस आप अपना अपडेट कर पाएंगे। हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ बदल गई है, जैसे कि हो सकता है अभी आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आपने फॉर्म भरा, PG आप परसू कर रहे हैं, तब तक हो सकता है PG की डिग्री मिल जाए, तो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अपना अपडेट कर सकते हैं तब। अचीवमेंट, अगर डिफरेंट फील्ड्स में आपने कोई अचीवमेंट्स रहे, जैसे हम लोग ये ऊपर देख रहे थे भी ये अचीवमेंट वाला सेक्शन, तो इसको भी आप अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वो आपको ऊपर वाले सेक्शन में पूछा गया था, सर्विस एक्सपीरियंस कुछ है आपका वो आप अपडेट कर पाएंगे। डिटेल्स ऑफ सर्विस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जाम, जैसे कि इस साल वो कैंडिडेट्स भी 2025 में भरेंगे जो 2024 का इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2024 में उनको कोई सर्विस मिल जाती है और 25 में फिर से अपीयर होते हैं तो उनकी अगर कुछ भी चेंजेस उनको करने हुए तो उसको भी अपडेट करने का उनको मौका मिलेगा। डिटेल्स ऑफ सर्विस एलोकेटेड कि उनको 24 में कुछ मिल गया लेकिन रैंक को इंप्रूव करने के लिए दोबारा से 2025 को लिख रहे हैं, ठीक है। तो और कैडर के प्रेफरेंस, कैडर हमने जो ऊपर सर्विस की बात की थी, अभी कैडर की बात नहीं हो रही है, कैडर की बात आगे चल के होगी। तो वो 5 जोन होते हैं टोटल जिसमें कंट्री को डिवाइड किया गया है 1 to 5, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसको फिल किया जाएगा, तो उसका भी आपको आगे मौका मिलेगा। तो इसी के तहत ये पूरी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ मेहनत करते रहिए आप लोग, कीप वर्किंग हार्ड, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। और हमेशा जिद्दी विद्यार्थी रहिए अपने सपने के लिए। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और ख्याल रखिए अपना, और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल को।